हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है हमारा और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पसंद आता है तो लाइक भी कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा चल रहा है उसी को हम स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता क्या है, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हो जाती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपसे पूछा गया है 3 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या बढ़ रही है तो किस दर से बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है। आपने मुझसे कहा 3% की दर से। 3% होता है 3/100। कहने का मतलब बढ़ना होता है, पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। इसका मतलब ये है अगर जनसंख्या आपकी स्टार्टिंग में पहले वर्ष के स्टार्टिंग में 100 थी, पहले वर्ष के स्टार्टिंग में आप ये कह सकते हैं पहले और ये आप कह सकते हैं बाद। तो जनसंख्या पहले वर्ष के स्टार्टिंग में 100 यूनिट थी। 100 यूनिट में कितना यूनिट बढ़ गई है, आपने कहा 3 यूनिट बढ़ गई है। तो अब जनसंख्या 103 यूनिट होगी एक साल बाद। ये थी एक साल में जो स्टार्टिंग वाली है, एक साल के बाद की जनसंख्या है। फिर आए आप दूसरे साल में, यही रेट लगा दिया आपने क्योंकि यही प्रोसेस चल रहा है। 100 से कितना 103। ऐसे ही तीसरे वर्ष होगा 100 से कितना 103। अब आपको पता है जनसंख्या का बढ़ना ही सक्सेसिव लगातार बढ़ना होता है, यानी कि जनसंख्या बढ़ने पर जितनी जनसंख्या बढ़ जाती है उस पर बढ़ती है। इसी को कहते हैं सक्सेसिव। और सक्सेसिव में क्या करते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। यानी कि पहले जनसंख्या आपकी 10 लाख थी तो अब आपकी जनसंख्या 103 की पावर 3 हो चुकी है। क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि इसका आंसर क्या आएगा, पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2 0 2 0 2 0 6 0 और 6 0 लग जाते हैं तो लाखों में पहुंच जाती हैं चीज़ें। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ 10 लाख है और 10 लाख की वैल्यू ओरिजिनली एक्चुअल में कितना है, 30 लाख के बराबर है। किसके बराबर है, 30 लाख के बराबर है। आपने काटा और पुटिंग वैल्यू आ गई 3। अब इस 3 को पुटिंग वैल्यू को किस में रखना चाहेंगे, आपने कहा इसमें रख दीजिए बाद वाली में। पर एक बात बताइए, 3 तो रख देंगे ओरिजिनल करने के लिए, पर हमें ये तो पता होना चाहिए कि 103 का क्यूब क्या होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सीखना कि 103 का क्यूब कैसे निकाला जाता है। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर 103 का क्यूब निकालना है तो आपको करना क्या है, इसको मान लेना है a और इसको मान लेना है b। ठीक है। स्टेप हमसे क्या कहता है, स्टेप फर्स्ट कहता है जो भी a मान रहे हैं उसका आप a क्यूब कर लीजिए, यानी कि उस पे घात 3 लगा लीजिए। स्टेप फर्स्ट कहता है। स्टेप सेकंड क्या कहता है, जो भी आप b मान रहे हो इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, इसको राइट हैंड साइड में। तो आपने कहा a पे क्या कर दिया, आपने क्यूब कर दिया, और जो आप b मान रहे हो उस पे भी आपने क्यूब कर दिया। ठीक है। और बीच में क्या रहता है, ध्यान रखना। पहली बात तो ये है, मैंने क्या किया, a की पावर 3, ठीक है, लेफ्ट में, राइट में b की पावर 3, ये फिक्स कर लिए। बीच में 2 जन और बैठेंगे, कौन कौन से देख लीजिए। a पे घात 2 गुणा b, यहाँ पर a² b, ठीक है, ओके, यहाँ पर बैठ गया। इसके बाद b पे घात 2 गुणा a, ये यहाँ बैठ जाएगा। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। किया क्या, सबसे पहले वाले पर घात 3, ठीक है, दूसरे वाले पर घात 3, इसको लेफ्ट में फिक्स किया, इसको राइट में फिक्स किया। फिर बीच में क्या करना है कि पहले वाले पे घात 2 इंटू दूसरा वाला जो कि b है, इसमें क्या करना है, दूसरे वाले पे घात 2 इंटू पहला वाला। अब करना क्या, एक और स्टेप चलना है आपको। एक और स्टेप क्या चलना है, देखना अच्छे से। ये जो आपने पहले वाले पे घात 2 इंटू b किया है, इसका डबल कर दीजिए, ठीक है, और इसका भी डबल कर दीजिए।
जैसे ही आप डबल कर लेंगे ना, ये कुछ कंडीशन बन रही है, ये कुछ कंडीशन बन रही है, आप कहेंगे हाँ जी ये बन रही है, ए क्यू ये हो जाएगा, अगर जोड़ना चाहेंगे 3a²b, ये भी हो जाएगा 3b²a जोड़ने पर, और ये आ जाएगा bq। अब ये आपको पता चलता है कि ये तो एक फॉर्मूला होता है हमारा किसका, a+b का होल क्यूब। तो यही कंडीशन लगाएंगे, यही अप्रोच लगाएंगे हम सीखने के लिए। बात आ गई ना समझ में आपके? ठीक है, ओके। हाँ जी, अब करने के लिए आप लोग तैयार हैं। अब करना कैसे है आपको मैं बता देता हूँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलिए। मैंने कहा पहले वाले पर घात 3, आपने कहा कर दीजिए, कितना होता है 1000। ठीक, पहला वाला 10 है और 10 की पावर 3 करेंगे, 10 गुणा 10 गुणा 10 आएगा 1000। फिर आपने क्या करना है, दूसरे वाले पर घात 3 27। फिर आपको करना क्या है, अच्छे से सुनना जो बातें बता रहा हूँ मैं, कि पहले वाले पे घात 2 इंटू दूसरा वाला, 10 पे घात 2 100 होगा, 100 तिया 300। दूसरे वाले पे घात 2 यानी कि 3 की पावर 2 होगी तो कितना होगा, आपने कहा 9, और 9 का गुणा करेंगे 10 में तो 90। ठीक है, इसका डबल 600, इसका डबल 180। ठीक, अब कैसे जोड़ना है, जो मैं बातें बता रहा हूँ वैसे करना है। सिर्फ आपको इनका एक एक अंक उठाना है, यूनिट प्लेस। मैंने कहा सिर्फ एक अंक उठाइए, केवल ध्यान रखना एक अंक उठाना है हर एक में से। तो मैंने कहा यहाँ से उठा लिया आपने 7, कैरी यहाँ पहुँचा दिया 2, यहाँ से एक अंक उठाना है जोड़ने पर, 2 0 0 2 आ गया, बचा कितना यहाँ पर 9 18 27, इधर पहुँचा दिया। यहाँ से आपने उठाया 7 0 0 7, केवल एक अंक लिखना है, बाकी आपने इधर पहुँचा दिया, कितना 30 60 90 तो 92। ठीक, और इसको पूरा जोड़ लेना है, तो कितना 2 9 1 0, तो ये आ गया आपका 103 का क्यूब। ऐसे करना है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा किसी का भी क्यूब निकालने के लिए। ठीक है, बड़े से बड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताइए, ये 3 बार कटा, अब पुटिंग वैल्यू रख दीजिए इसमें 3। ये तो करना है क्योंकि इसका हम गुणा करेंगे 103 का 103 का 103 का, तो यही तो आएगा, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, यही आंसर होगा। कर दीजिए, 3 7 21 की 1, कैरी कितनी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21 की 1, कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27 की 7, कैरी 2, तो 2 ही आ जाएगा, 0 को जोड़ेंगे तो, और 3 1 कम 3, तो ये हमारा अभीष्ट आंसर आ रहा है 3278181, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई देता है। तो अप्रोच भी समझ में आई होगी। एक बार देख लेता हूँ कि स्क्रीन पर जो मैंने डेटा लिखा है सब कुछ आ रहा है। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल आ रहा है, तो आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे कि एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं। यानी कि 200 में से 111 पढ़े लिखे हैं, तो 89 पढ़े लिखे नहीं होंगे, यानी कि 89 नहीं पढ़े लिखे होंगे। हमसे पूछा है गांव के जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका प्रतिशत बता दीजिए। आपने कहा बहुत इजी है। आपने कहा पढ़े लिखे कितने हैं, नहीं है, आपने कहा 89, कितने में से, आपने कहा टोटल गांव में है कितने लोग, 200 में से। और परसेंट के लिए मैंने आपको बताया था पहले पार्ट में कि P/Q का फॉर्म आता है इंटू 100 कर लेते हैं प्रतिशत बनाने के लिए। इससे कट जाएगा 2 बार और 2 का भाग लगा देंगे 4.5, यानी कि 44.5% जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं वह इस गांव में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11वां क्वेश्चन कैसे करना, जैसे मैं अप्रोच बता रहा हूँ वैसे करना। तरीके बहुत हैं। किसी स्कूल में जो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी कि जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनके बीच में जो रेशियो है 3:2 का है। चलिए ठीक है। फिर हमसे कहता क्या है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है
तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? मुझे बताइए, 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो लड़के तो अपने आप में 100% है। अगर लड़कों के 100% में लड़कों को 20% छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने लड़के होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी? आपने मुझसे कहा कि 80%, तो मैंने कहा लड़के ये रहे, तो इसका 80% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती होगी, जबकि लड़कियों में 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, और लड़कियों में लड़की अपने आप में 100% है। 100% में से 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, तो आप मुझसे कहेंगे कि 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति क्या होगा? नहीं मिलती होगी। ठीक है ना, 25 को मिलती है तो 75 को नहीं मिलती होगी। फाइनली कितना आसान है परसेंट निकालना। आपको करना क्या है? प्लस का चिन्ह लगाना, बट्टे में कितने भाग हैं? 3 और 2, टोटल भाग कितना है? 5 इंटू 100 कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, 80 का गुणा 3 में करेंगे, 8 तिया 24, 240%, 75 दूनी 150%। क्लियर हो रहा है? बट्टे में कितना है? 5 इंटू 100, कितना आसान पड़ता है देखिए, 100 से परसेंट कट जाएगा। फाइनली आंसर कितना आएगा? आपने कहा 390/5, जो कि आपने भाग दिया 5 सत्ते 35, 4 बचेगा 8 बार। 78% ऐसे जन होंगे बॉयज़ और गर्ल्स में जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। 12 कहता है, यदि अंजू हिंदी के 80 अंकों में से 68 अंक, गणित में 60 में से 46 अंक, विज्ञान में 90 में से 74 अंक, अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है? कहने का मतलब अंजू नाम की लड़की है, वह हिंदी में क्या करती है? वह 80 में से 68 लाती है। 80 में से कितने लाती है? 68 अंक। जबकि वह गणित में लाती है, गणित में मैथ में लाती है 60 में से 46, विज्ञान में लाती है कितने? 90 अंकों में से लाती है 74। ठीक है, और जबकि वह लाती है अंग्रेजी में 45 में से। ये साइंस के हैं, ये इंग्लिश के हैं। किस में सबसे अच्छे अंक प्राप्त करती है? 3 मेथड है करने के। पहला है डिविजिबिलिटी मेथड, कि आप डायरेक्टली भाग दे दीजिए। दूसरा है, आप ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन मेथड, यानी कि ये कह सकते हैं कि आप कंपैरिजन करते हैं फ्रैक्शन का। क्लियर? कंपैरिजन फ्रैक्शन मेथड, कंपैरिजन करते हैं तो उससे भी आ जाता है। एक होता है आपका डेविएशन, गैपिंग का मेथड, तो मैं लगाना चाहूँगा यहाँ पर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, ओके। कंपैरिजन कैसे करते हैं? इन दोनों का एक साथ कर लीजिए, इन दोनों का एक साथ कर लीजिए, और कंपैरिजन करने में देखो कितना आसान है। पहले तो इन दोनों में रेशियो बना लीजिए, अगर कटता है, कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैंने कहा ये 4:3 का रेशियो है। ओके, क्लियर है ना? अब इनमें भी रेशियो बनाना चाह रहे हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा ये 68 था, ये आ जाएगा 34, और यहाँ पर कितना था? यहाँ पर था हमारा 46, ये आ जाएगा 23। अब इन दोनों का कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा बड़ा है, तो बहुत आसान है, सीधे कैची गुणा कर दीजिए। ये गुणा कीजिए, 3 चौक 12 की 2, आधी बची 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, और 23 चौक 92। बड़ा कौन है? आप कहेंगे ये, यानी कि इन दोनों में तो बड़ा ये निकल के आया है जो हिंदी का डाटा है। ठीक है, अब करते हैं इन दोनों का कंपैरिजन, तो कितना आसान है देख लीजिए। इन दोनों का रेशियो बना लीजिए, 2:1 का है। ठीक है, इन दोनों का नहीं बनना कोई प्रॉब्लम नहीं, कैची कर लीजिए। यहाँ आ जाएगा 74, यहाँ आ जाएगा 70, कौन बड़ा है? ये वाला। अब इनका जो बड़े हैं ना, उन दोनों का कंपैरिजन कराइए, जो बड़ा आ जाएगा वही हमारा सबसे ज़्यादा डाटा होगा। तो इन दोनों में आपको ये पता है ये कंडीशन क्या थी, तो आपको पता है ये फ्रैक्शन थी, ये थे 68 में से, मतलब 80 में से 68 नंबर थे, और ये वाले कितने थे? आपने कहा 74 थे 90 में से। इनका कंपैरिजन करा लीजिए। अब कैसे कराना है? यहाँ भी आप 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब आप कंपैरिजन करा सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 4 से 2 बार कटेगा,
4 से इसको काट लीजिए, 4 एक कम 4, 4 सत्ते 28। ठीक, अब आपके लिए आसान होगा गुणा करना। 17 का 9 में आप गुणा करना चाह रहे हैं, 17 का 9 में गुणा करेंगे तो 153 आएगा, और जबकि 74 का 2 में करेंगे 7 2 चौक 8 2 सत्ते 14। तो मुझे एक बात बताइए कौन सा बड़ा आ रहा है? आपने कहा ये ग्रेटर आ रहा है, बड़ा आ रहा है, जो कि कौन सा है? ये वाला 68 वाला। और 68 वाला कौन सा है? हिंदी वाला। तो मैं ये कह सकता हूँ सबसे अच्छे जो मार्क्स आए हैं उसके, वह किस में आए हैं? आपने मुझसे कहा कि उसके सबसे अच्छे मार्क्स हिंदी में आए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, करने के मेथड होते हैं काफ़ी। 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 हमसे कहता क्या है? थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक्चुअल में काम चल रहा है, मकान बन रहा है किसी का, तो आप समझ सकते हैं थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है क्या है? एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने, 85 में से 40 छात्रों ने, तो 85 टोटल छात्र हैं, उसमें से 40 छात्रों ने क्या हुआ है उनके साथ? 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित करे हैं, यानी कि इन्होंने 50% से कम अंक अर्जित करे हैं। ठीक है, ओके। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने 50% में से कम अंक अर्जित करे हैं, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्या हो रहा है? नेक्स्ट हो रहा है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 50% अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से क्या अनुपात है? आ रहा है समझ में? हमसे कह रहा है कि इन्होंने जो अंक प्राप्त करे हैं वो 50% से कम है, और जबकि बचे कितने होंगे? आपने कहा 45। ये जो 45 छात्र होंगे इन्होंने 50% से अधिक अंक प्राप्त करे होंगे, और आपसे कह रहा है इन दोनों में क्या रेशियो है, क्या अनुपात है? तो आप कह देंगे 8:9। ठीक है, ओके। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, पर क्वेश्चन में जो आंसर दिया है, जो ऑप्शन सी है, वो 9:8 कह रहा है, तो वो गलत कह रहा है। हम ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए, यानी कि आप पास होने के लिए आपको 42% अंक लाने पड़ेंगे। यदि अधिकतम अंक 450 हैं, यानी कि जो पेपर है वह 450 का है, और पास होने के लिए आपको 42% अंक लाने हैं, तो आप मुझसे कहेंगे कि सर जी 50 से 2 बार, 50 से 9 बार, 2 से ये 21 बार, और 21 का 9 में गुणा कर लीजिए, 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 189 मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे और हम पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 करने की हम कोशिश कर रहे हैं। 15 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए हैं, जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है, यानी कि 78% अंक किसके बराबर है? 58.5 अंक के बराबर हैं। तो परीक्षा कितने अंकों के, यानी कि 100% अंक कितने के हैं? 100% का मतलब होता है 1। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हम 1 निकालते हैं, मैं आपसे सीधी बात करूंगा, यहाँ पर डायरेक्टली परसेंट यहाँ से हटाएंगे और 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। ठीक, 2 जीरो जैसे ही हम लगा देंगे, इसका मतलब होता है 2 जीरो का गुणा कर देंगे। इसका मतलब होता है 0 से पॉइंट काट देना, और ये नंबर ऐसा आपको दिखाई देता है। फिर आप क्या करना चाहेंगे? आप 1 का आंसर निकालना चाहेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 1 जो होता है वही 100% होता है। तो मैंने कहा 13 से काट लीजिए, 13 6 78, यहाँ पर बचा है 6 यूनिट। ओके, फिर यहाँ से काटिए 13 से, 13 चौक 52, यहाँ बचेगा 6, 13 पंजे 65, यानी कि 450। हमें तो 1 का मान चाहिए ना, तो 1 का मान कितना आएगा? आपने भाग दिया, 6 सत्ते 42, बचेगा 3, यानी कि 30, 6 पंजे 30, यानी कि 1 का मान कितना आ गया? 75। तो आपका अधिकतम जो अंक थे वह थे 75। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि 5% छात्र जो थे, यानी कि 100% में से टोटल छात्र होते हैं 100%। 100% में से 5% छात्र
अनुपस्थित थे, यानी कि वह थे absent, वह आए नहीं थे उस दिन। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या, तो उपस्थित कितने होंगे? आपने कहा अगर 100% में से 5% छात्र नहीं आए हैं तो आए कितने हैं? आपने कहा 95%। और वही किसके बराबर है? वह 38 छात्र के बराबर है। तो आपसे पूछा गया है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? कुल यानी कि टोटल निकालना है। टोटल यानी कि 100%, 100% यानी कि 1 का मान। तो मैं 1 का मान निकालना चाह रहा हूँ। 95% होता है 19/20 फ्रैक्शन, क्योंकि 5 से कटता है 19 बार, 5 से कटता है 20 बार। मुझे यहाँ 1 का मान चाहिए 19 एकम, इस 1 का मान चाहिए, यही 100% होता है लेफ्ट हैंड साइड में। 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और गुणा कर लेंगे 20 का, 2 से आ जाएगा 40 जो कि 1 का मान होगा, और वही आपका 100% यानी कुल का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17। 17 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कहने की कोशिश कर रहा है, देखिए, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, फेल हो गया है। यानी कि इस लड़के को 40% अंक प्राप्त हुए, जबकि ये कितने अंकों से फेल हो गया? यानी कि 20 अंक कम लाया होगा। कम को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव से, ठीक है। 20 अंक कम लाया होगा जिससे ये फेल हो गया है। आदित्य को, ध्यान रखना, आदित्य दूसरा लड़का है, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए हैं। दूसरा लड़का है आदित्य जिसे 45% अंक प्राप्त हुए हैं और ये पास होने वाले अंकों से 30 अंक अधिक ले आता है। तो ये कितने अधिक ले आता है? 30 अंक, ठीक है, ओके। अब ध्यान रखना मैं कैसे करना चाहूँगा। आपसे पूछा क्या गया है? उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत अंक कितने? प्रतिशत अंक पूछे गए, तो आपको निकालना कैसे होता है मैं आपको बताऊं। प्रतिशत अंक निकालने के लिए डायरेक्टली भी अप्रोच बताऊंगा और वैसे भी करके दिखाऊंगा बेसिक तौर पर। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 40% अंक लाया है राम, ठीक है, अगर ये 20 अंक और ले आता तो ये लड़का पास हो जाता। मैंने ये कहा 20 अंक, ये तो आपके अंक है, प्रतिशत में नहीं है, इसको प्रतिशत में चेंज कर लूँ। प्रतिशत में चेंज कर लूँगा मैं तो डायरेक्टली प्रतिशत इसमें जोड़ दूँ कि 20 अंकों की प्रतिशत कितनी बनती है, वह जोड़कर मैं 40 में पास हो जाऊँ। आप कहेंगे हाँ जी, तो पहले आप निकालना सीखिए। मैंने कहा ये प्रतिशत का जो गैप होगा ना, गैप कितने का है? आपने कहा 5%। ये जो डेविएशन है, गैप है, इसमें कितने का है? 5% का है। 45 में से 40 घटाएंगे। और गैप निकालने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ अलग अलग चिन्ह जुड़ जाते हैं और एक जैसे चिन्ह घट जाते हैं। यहाँ अलग अलग चिन्ह हैं, यहाँ जुड़ जाएंगे। 320 कितना हो जाएगा? आपने मुझसे कहा 50 हो जाएगा। अब अच्छे से सुनना, हमें निकालना है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 40% अंकों में ये 20 नंबर और जोड़ दिए जाएं, लड़का पास हो जाएगा राम। अब ये मैं कह सकता हूँ ये जो 20 नंबर हैं वह प्रतिशत में कितने होंगे? तो 5% का मतलब 50 नंबर होते हैं, 1% का मतलब होते हैं 10 अंक, तो 2% का मतलब कितना होगा? आपने कहा 20 अंक। तो क्या मैं 20 अंक और दे दूं? इसका मतलब 2% और दे दूं, लड़का पास हो जाएगा। आपने कहा हाँ, कितने प्रतिशत पर? 42% पर। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, आ गया होगा समझ में। तो आपकी अप्रोच ऐसे रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे कुल मार्क्स निकालने की कहता कि अधिकतम मार्क्स कितने होंगे, तो भी आसान है। अधिकतम निकालने के लिए 5% की वैल्यू कितनी है? 50, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी है? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5% होता है 1/20 बराबर कितना है? 50। एक का मान निकाल लीजिए, एक ही 100% होता है, तो आ जाता 1000। यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वह कितने? 1000, अगर आपसे पूछता तो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करना चाह रहे हैं हम, कौन सा है? 18वां। चलिए 18 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता क्या है? कहता है कि एक परीक्षा में प्रांजॉय ने 272 अंक प्राप्त करे हैं जो 64% अंक के बराबर थे। परीक्षा में कितने अंक की थी? मतलब जो परीक्षा थी वह कितने अंक की थी? तो मैंने कहा अगर 64% इस लड़के ने
प्राप्त किए हैं वह बराबर है कितना 272, और परीक्षा कितने अंकों की थी 100% अंकों की थी। 100% निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना आप। कैसे करना है आपको, मैं आपसे कहता हूँ प्रतिशत बनाने के लिए आप या तो इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप देख लीजिए अच्छे से, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने कहा 16 से काटिए, कटता है 16 चौक 64, 16 से काटिए 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचेगा कितना, आपने कहा 11, और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। मैं ये कह सकता हूँ ये 4% की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे तो 100% निकालना है, तो आप 25 का गुणा यहाँ भी कर सकते हैं, 25 का गुणा यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे ही 25 का गुणा करेंगे ये तो बन जाता है 100%, और 100% ही होता है 1, और यहाँ 25 का गुणा करेंगे 25 सत्ते 175 की 5 कैरी 17, 25 से कम 25 और 17 आप जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, यानी कि इसका अभिष्ट आंसर होगा 425। एक करने का तरीका तो ऐसा है जहां आप 100% बनाते हो। एक करने का तरीका ऐसा है भाई कि आप पता है क्या करते हैं, आप करते हैं कि 4% की वैल्यू कितनी है 17 के बराबर। 4% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/25, किसके बराबर है 17 के। आपको एक निकालना, यही 100% होता है, सीधे 25 से गुणा कर दीजिए, और 25 से गुणा करने पर भी आंसर आता 425। ठीक है, जो कि मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि एक का मान निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 19, और 19 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है वह भी हम देख लेते हैं। 19 कहता है हमसे कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए यानी कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं। उसे एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त हुए, देखना अच्छे से, उसे 40 अंक प्राप्त हुए और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। मुझे एक बात बताइए, अगर इस लड़के को 40 अंक मिले हैं तब भी ये 40 अंकों से फेल हो रहा है, तो 40 अंक और दे दो तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। और जबकि पास होने के जो मार्क्स हैं वह है 40%। स्टार्टिंग की लाइन में है कि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो ये 40% जो अंक है वह किसके बराबर है, आपने कहा 80 के बराबर है। प्रतिशत इधर लिख लीजिए आपकी सहायता के लिए, मतलब आपको अच्छा लगे। 40 से कट जाएगा ये 2 बार, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 1%। परसेंट का मतलब 100 नीचे, या सीधे 2 जीरो चिपका दो यहाँ पर। और एक का मान कितना आ गया 200, और एक ही होता है टोटल कुल 100%, ठीक है। तो ये परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 200। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 20 पर। 20 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है कि निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है। उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। देखिए परिणाम में लिखा है पास या फेल, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण। छात्रों की संख्या लिखी है 150 या 100। पास होने वाले तो 150 हैं, फेल होने वाले 100 हैं। हमसे पूछा है पास होने वाले, तो आप कहेंगे पास होने वाले कितने हैं 150, जबकि टोटल परीक्षा में बैठने वाले कौन हैं, पास और फेल मिलाकर, जो कि कितने हैं 250। इनटू में क्या बना लेंगे 100% के लिए। मैंने आपसे ये कहा 50 से 3 बार, 50 से 5 बार, और 3/5 फ्रैक्शन होता है 60% का। नहीं काटना चाह रहे तो 5 से काट लीजिए, 20 दिया 60 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता क्या है, कहता है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करके 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो वैसे ही करने का तरीका है हमारा, 20% अंक प्राप्त करके कितने अंकों से फेल हो गया, 35 अंकों से। इसका मतलब ये है अगर ये 35 नंबर और ले आता तो ये लड़का पास हो जाता आगे। जबकि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लाया है, ठीक है, ओके। और फिर क्या हो गया है, ये उत्तीर्ण होने वाले यानी कि पास होने वाले अंकों से कितने अधिक ले आता है, 32 अंक अधिक ले आता है, ठीक है, पॉजिटिव। तो हमसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, कि उसके टोटल नंबर कितने हैं, पूर्णांक कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ ये गैप इस गैप के बराबर होता है। ये गैप कितना होगा, 50% में से 20% गया, या आप ऐसे कह सकते हैं एक जैसा घट जाते हैं 30% गैप के लिए।
और अलग अलग जुड़ जाते हैं, किसके बराबर आ जाएगा ये 67 के। हमें तो एक का मान निकालना है, एक यानी कि 3/10 होता है ना 30%। और जैसे ही हमें एक का मान निकालना है तो 10 का गुणा इधर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा, यानी कि ये अंश के तौर पर, ये हर के तौर पर। तो 670/3 यही एक का मान है और एक ही 100% मार्क्स है, जो कि आपके टोटल अंक है परीक्षा के। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कहता क्या है? 22 हमसे कहता है एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले हैं, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त करे हैं, यानी कि 25 में से 20/25 × 100 यानी कि 80%। मैं आपको समझाता हूँ। एक परीक्षा में इस लड़की को 70% अंक मिले हैं, ठीक है। इसने एक और परीक्षा दी है जिसमें इसके अंक आए हैं 20, किस में से? 25 में से। क्या इसको मैं परसेंट में चेंज कर लूँ? आप कहेंगे हाँ जी। 25 से कितने बार? 4 बार, यानी कि कह सकता हूँ इस परीक्षा में इसके अंक आए हैं कितने? 80%। तो इस परीक्षा में 70% और इस परीक्षा में 80% और टोटल ओवरऑल इन दोनों का मिलाकर कितने इसके अंक मिले हैं? प्राप्तांक ओवरऑल 78%। तो इसमें तो एलिगेशन लगा लेंगे हम लोग। ओके, तो हमने कहा कि 78 में से 70 गया, आप बोलेंगे 8 आएगा, और 80 में से 78 गया 2 आएगा। परसेंट नहीं लिखना क्योंकि वह कट जाता है रेशियो में। तो मैं कह सकता हूँ 1:4 का अनुपात आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्क्स आए हैं वह 1 में से आए हैं और ये जो आए हैं वह 4 में से आए हैं। क्या 4 में से आए? आपने कहा 4 में से नहीं, 4 की नहीं थी ये परीक्षा, ये 25 की थी। ये 25 में से आए थे, ये 4 में से नहीं, 25 में से। 4 यूनिट की वैल्यू किसकी बराबर है? 25 के। तो 1 यूनिट की कितनी आ जाएगी? 6.25 के। आपको निकालना क्या? आपको निकालना पहली परीक्षा में जो अधिकतम अंक थे, यानी कि उसके मैक्सिमम मार्क्स थे, वह परीक्षा कितने अंकों की थी? तो आप इसमें रख दीजिए। तो वह परीक्षा 6.25 अंकों की थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहने की कोशिश करता है एक छात्र को संभावित अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त थे। प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। कितने प्रतिशत थे? 75% थे। 75% का मतलब होता है 75/100। कहने का मतलब मैं काट सकता हूँ इसको फ्रैक्शन में 3/4। कहने का मतलब 4 में से इसके अंक कितने आए थे? 3 अंक आए थे, ठीक है। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता है, यानी कि आपने इसमें टोटल में 1 अंक का एक प्रश्न जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ देते हैं और इसका उत्तर भी सही आता है, सुन रहे हो ना आप, और वह इसका उत्तर सही देता है तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% हो जाता है। यानी उत्तर सही देगा तो उसके यहाँ भी अंक बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओके। और प्राप्तांक का प्रतिशत कितना हो जाता है? अब 76% हो जाता है, 76/100 हो जाता है। काटना चाहेंगे आप लोग? हाँ जी, 4 से काटिए 19 बार और 4 से काटिए 25 बार, यानी कि 25 में से उसके 19 यूनिट अंक आ जाते हैं। ऐसा करने पर मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ भी जो नंबर बढ़ा है यहाँ भी बढ़ा है? यहाँ बढ़ने की जो कंडीशन है सेम है, और सेम कंडीशन होती है तब आपको पता है सेटिस्फाइड करने के लिए गैप सेम कर लेते हैं। यहाँ गैप कितने का है? 1 का, ठीक है। ये सेम बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है अंक और यहाँ भी बढ़ रहा है। जब सेम होता है, ये गैप 1 का है और ये गैप 6 का है, गैप को आप सेम कर लेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है। यहाँ 6 का गुणा, यहाँ 6 का गुणा। फाइनली आप मुझे बता पा रहे हैं ये सेटिस्फाइड हो चुकी है, ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। फिर इसके बाद देखिए आप अच्छे से, ये 24 से अंक कितने हो गए? 25। कितने बढ़ रहे हैं? 1 यूनिट। यहाँ देखिए 18 से कितने हो रहे हैं? 19। कितने बढ़ रहे हैं? 1 यूनिट। यहाँ 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू ही 1 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है, ओके। एक आपने क्या करा है? 1 अंक के बराबर है, 1 अंक बढ़ाया आपने, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 अंक के बराबर है। आपसे पूछा है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे, तो ये तो अधिकतम अंक थे,
अधिकतम अंक, और ये प्राप्त अंक थे, प्राप्तांक। तो अधिकतम अंक पहले ये थे, अब ये है, तो आपको पहले वाले निकालने, अब वाले निकालने। तो आपने कहा पहले वाले निकाल दीजिए, तो आपकी पुटिंग वैल्यू आई है 1 टाइम्स, तो आप पुटिंग वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 1 टाइम्स। तो अधिकतम अंक थे पहले 24, अगर अभी के पूछता तो 25, अगर पहले पूछता प्राप्तांक तो कितना 18, और अब के पूछता तो 19। क्लियर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है ये भी हम देख लेते हैं। चौबीस हमसे कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए आपको न्यूनतम अंक 38% लाने हैं। यदि अधिकतम अंक 750 हैं, अधिकतम अंक का मतलब है परीक्षा 750 अंक की है, जिसमें आपके अंक कितने लाने हैं पास होने के लिए, आपको 38% लाने हैं, 38% लाने हैं। तो बता दीजिए कि पास होने वाले अंक कितने थे। बहुत छोटा सवाल है, कैलकुलेशन कर लीजिए। 50 से 2 बार, 50 से इसको काटिए, कितने बार कटेगा, 50 से 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कितने बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। फाइनली 2 से इसको काट लीजिए, 19 बार कटेगा। 19 का गुणा कर लीजिए 15 में, 15 9 में 135 की 5 कैरी कितनी आ जाएगी 13, और 15 और 13 आप जोड़ना चाहेंगे तो कितना आएगा, आपने मुझसे कहा 28, यानी कि आंसर होगा अभिष्ट 285, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। और आप मेरे साथ चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है आप लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है, यानी कि एक परीक्षा हुई है जो कि क्लास 10 के लिए हुई है। उसमें 96% छात्र पास हो गए हैं और 50 छात्र फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं। तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, तो उपस्थित तो 100% हुए होंगे, तो आप निकालेंगे कैसे। 96% छात्र क्या हो गए हैं पास, फेल हो गए हैं 4%। 4% छात्र किसके बराबर है 50 के, जबकि आपको निकालना है 100%। टोटल छात्र कितने बैठे थे इस परीक्षा में, तो 4% की वैल्यू 50 है। 4% को आप लिखते हो 1/25 के बराबर, जो कि 50 के बराबर है, जहां आपका एक होता है टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी कितने बैठे हैं, 25 का गुणा इसमें कर लेंगे, आ जाएगा 1250, यानी कि उस परीक्षा में 1250 छात्र बैठे थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 26 आपसे क्या कहता है, 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि दीक्षा ने एक परीक्षा दी है जिसमें 58% अंक प्राप्त कर लिए हैं, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसे अंक कितने मिले। तो मैंने कहा कि 450 में से जो दीक्षा को अंक मिले हैं ना, वह 58% है। कितने प्रतिशत है, 58 ठीक है। तो दीक्षा को नंबर कितने आए हैं, तो आपने कहा 50 से 2 बार, 50 से 9 बार, 2 से ये काट लेंगे कितने बार, 2 दूनी 4 और 1 नाम, यानी कि 29, 29 गुणा 9 में कर देंगे तो 90 90 81 की 1 कैरी कितना 8, 9 दूनी 18, 8 26, यानी कि दीक्षा के जो अंक आए हैं 261 आए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो 27 हमसे कहने की क्या कोशिश करता है वह भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहता है कि भाई, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहता है 60 छात्रों की एक कक्षा है, 60% छात्र लड़के हैं। कहने का मतलब ये है कि 60 जो स्टूडेंट है उसमें कितने प्रतिशत लड़के हैं, 60% लड़के हैं, तो लड़की कितनी होंगी 40%। क्लियर है ना। अगर बॉयज़ आपके 60% हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 40%। गर्ल्स निकालना, 60 का 40% करना, 6 चौक 24, 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा, यानी कि लड़कियां उसमें 24 पढ़ती हैं। जबकि हमसे क्या कह रहा है, तो देख लीजिए अच्छे से, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो 100 अपने आप में लड़कियां 100% होती हैं, यानी कि ये डाटा अपने आप में 100% है लड़कियों का। अब लड़कियों में से 25% साइकिल से जाती हैं, तो कितनी लड़कियां साइकिल से नहीं जाती हैं, आपने कहा 100 में से 25% घटा लीजिए, 75% लड़कियां ऐसी होंगी जो कि साइकिल से नहीं जाती होंगी, और 75% को आप कहते हो 3/4। 75/100 होता है 3/4।
4 से काट लेंगे इसको कितने बार, 6 बार, और 6 तिया 18 लड़कियां ऐसी होंगी जो कि साइकिल से नहीं जाती होंगी। आया आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं कौन सा, 28। 28 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित करे हैं, तो विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत। बहुत कठिन क्वेश्चन। 25 में से कितने अंक आए हैं, 22, तो बताइए प्रतिशत में उसके अंक कितने हैं। आपने कहा ये 4 बार कटा और 22 चौक कितना होता है, तो आपने कहा 88 अंक आए हैं उस परीक्षार्थी के। क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करते हैं, 19 नहीं 29। तो 29 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, 29 को भी हम देख लेते हैं। 29 कहता है यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 25% उसके अंक बढ़ जाते हैं। 25% होता है 25/100, यानी कि फ्रैक्शन आपको याद है 1/4। बढ़ने को पॉजिटिव का चिन्ह लगाते हो आप लोग, यानी कि आप कहते हैं पहले अगर परीक्षार्थी के 4 अंक आते थे, 4 यूनिट अंक आते थे, अब आते हैं 4 में 1 जोड़कर 5। ये पहले था और ये बाद है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया है। हो गया है मतलब ये वाला 5 की वैल्यू कितनी हो गई है, 5 यूनिट की वैल्यू 75 के बराबर हो गई है। कितने बार, 15। यहाँ पर आपका आ जाएगी वास्तविक वैल्यू, यानी कि पुटिंग वैल्यू। तो पुटिंग वैल्यू रखना चाहेंगे किसमें, आपका वास्तविक स्कोर पूछा गया है, वास्तविक ये वाला है जो कि कितना है, 60। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। और 30 हमसे कहता क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 की भी सुन लेते हैं, देखते हैं। इनमें स्याही डालेंगे, स्याही खत्म हो चुकी है लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल ख़त्म है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए 1 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30, अब ये ठीक चलेगा। हाँ जी मज़ा आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कहता क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए हैं, तो छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत, यानी कि इस छात्र ने 25 में से कितने अंक प्राप्त किए, आपने कहा 9 अंक प्राप्त किए, इंटू 100 लगा लीजिए। परसेंट में आप मुझसे कहना चाहेंगे इसने 36% अंक प्राप्त किए हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 30 आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 31 है। 31 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है वह भी हम देख लेते हैं। 31 कहता है, मैं यहाँ करा देता हूँ 31, ठीक है। ये 30 हो गया, ये 31 देख लीजिए। 31 आपसे कहता है कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि 470 अंक इसने प्राप्त किए हैं, ठीक है। कितने विषयों में, 6 विषयों में। प्रत्येक विषय 100 अंक का है। अगर एक विषय 100 अंक का है तो 6 विषय 600 अंक के हो गए, तो 600 में से इसको 470 अंक प्राप्त किए हैं, तो प्रतिशत में इसके अंक कितने, यही आपसे पूछा गया है। कैलकुलेशन आप करना चाहेंगे, देख लीजिए। 0 से आप 2 0 खा गए हैं, ठीक है। आप 6 का भाग दे दीजिए इसमें, तो 6 का भाग देंगे, 6 7 42, यहाँ कितना बचेगा, आपने कहा कि 5 बचेगा। 6 8 48, 78 48, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, 2/6 यानी कि 0.33, 78.33% उस छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। 32 कहता क्या है, यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे हैं इसलिए मैं बिल्कुल इसी में करा रहा हूँ। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए हैं, जो कुल अंकों का 72% के बराबर है, तो परीक्षा में कितने अंकों की थी, मतलब कुल अंक 100% कितने हैं। तो अगर 72% अंक किसके बराबर हैं, आपने मुझसे कहा 54 अंक के बराबर हैं, तो 100% कितने होंगे, 18 से काटना चाहेंगे, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4% होता है 1/25, और इसकी वैल्यू 3 के बराबर है। हमें तो 1 निकालना जो कि 100% होता है, वह आ जाएगा 75। तो इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स थे, अधिकतम अंक थे, टोटल अंक थे, वह 75 की थी परीक्षा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। अब 33 पे चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कहता क्या है, 33 बस पढ़िए, बहुत आसान है। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च कर देती है, यानी कि खान पीन में वह 25% को उड़ा देती है। उसे 1000 रुपये की वेतना वृद्धि मिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि उसे 1000 रुपये में वेतन में वृद्धि हो गई है, लेकिन उसने जो खाद्य वस्तुओं पर अपना जो खर्चा था वह बढ़ाया नहीं है, उसका खर्चा वही रहा है, खर्चा सेम है यहाँ पर। नतीजतन भोजन पर उसका खर्चा गिरकर 20% हो गया है। अच्छे से सुनना, प्रारंभिक आय क्या है आप मुझे बताइए। मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करती थी। 25% होता कितना है? आपने मुझसे कहा 25/100 1/4 होता है। कहने का मतलब ये इसकी आय है, तो ये इसका खर्चा है, ठीक। तो ये अपने आय का बोला है इसने, ये अपनी आय का 25% खर्च करती थी, मतलब 4 यूनिट अगर इसकी आय है 4 यूनिट, तो इसका खर्चा कितना था? आपने मुझसे कहा कि 1 यूनिट था। ये इनके बीच में रेशियो है। फिर हो क्या रहा है कि इसके 1000 रुपये का वेतन बढ़ जाता है, यानी कि सैलरी बढ़ जाती है, इसकी सैलरी बढ़ गई है 1000 रुपये, ठीक है, सैलरी बढ़ गई है, जबकि खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ा है, खर्चा सेम रहा है। तो प्रतिशत कितना हो जाता है भोजन के खर्चे पर? तो आपसे कहा गया है 20%। 20% क्या होता है? आपने मुझसे कहा 1/5। कहने का मतलब आय कितनी है 5 और खर्चा कितना है 1। तो आय कितनी है 5 और खर्चा कितना है 1। अब मुझे एक बात बताइए, करने का तरीका क्या है? इसमें करने का तरीका ये है कि आय बढ़ी है पर खर्चा आपका वही रहा है, तो खर्चा समान होना चाहिए। क्या खर्चा यहाँ पर कितना? 1 यूनिट, ठीक है, तो खर्चा यहाँ पे भी 1 यूनिट होना चाहिए। आपने कहा हाँ जी बिल्कुल है, तो खर्चा यहाँ पर क्या है? समान। इसलिए इक्वेशन क्या है आपकी? ये आपकी वेरीफाइड है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए, आय पहले आपकी थी 4 यूनिट, अब कितनी हो गई? 5। कितनी बढ़ी? आपने कहा 1 यूनिट। 1 नहीं, 1000 रुपये बढ़ रहे हैं। 1 के पहाड़े में 1000 कितने बार आते हैं? आपने कहा 1000 बार। तो पुटिंग वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1000। किस में पुट करना चाहेंगे? आपसे बोला है स्टार्टिंग में इस मॉरिस की आय कितनी थी, तो 1000 इसमें चिपका दीजिए, आंसर आ जाएगा 4000 रुपये। बाद में 5000 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ चुके हैं हम लोग। 34 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। कहता है कि अरुण की आय बाला की आय का 150% है। एक लड़का है अरुण, एक लड़का है बाला, और अरुण की आय बाला की आय के क्या है? 150%। 150% होता है, 150% होता है, जिसकी आय से होता है उसके सिर पे ही रख देते हैं। तो मैंने कहा 3/2, ठीक, ओके। तो मैं ये कह सकता हूँ अरुण की आय बाला की आय का 150% है। बाला की आय अगर 2 यूनिट है तो अरुण की कितनी है? 3 यूनिट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपसे कहा है चंद्रू की आय अरुण की आय का 120% है। चंद्रू मतलब सी, चंद्रू की आय अरुण की आय का, किसकी? अरुण की आय का 120%। 120% होता है 120/100, यानी कि आप कहेंगे 6/5। अगर अरुण की आय 5 यूनिट है तो चंद्रू की आय 6 यूनिट है। रेशियो को आप सेटिस्फाइड कर लेंगे। सेटिस्फाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? समान करना पड़ता है। ऊपर करना पड़ेगा 5 का गुणा, तो इसके फ्रेंड को भी देना पड़ेगा, और इसे देना पड़ेगा 3 यूनिट, तो इसके फ्रेंड को भी देना पड़ेगा। अब आपका रेशियो हो गया है सेटिस्फाइड। क्या हो गया? सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड होके क्या निकला है? अरुण 15 यूनिट कमाता है, और आपका ये जो बीच वाला है बाला वह 10 यूनिट कमाता है, और ये तीसरा वाला ये 18 यूनिट कमाता है, ठीक है। जबकि आपसे बोला गया है यदि अरुण, बाला और चंद्रू को कुल मिलाकर 86,000 रुपये मिलते हैं, तो कुल मिलाकर कितने मिलते हैं जोड़ लेते हैं। तो हमने कहा भाई 18, 15 और 30, 43 हो गया। ये तो 43 यूनिट ये कमाते हैं, जबकि ये कितने? 86,000 के बराबर है। कितने बार कट जाएगा? आपने मुझसे कहा कि 2000 पुटिंग वैल्यू आ जाएगी, तो चंद्रू की आय बतानी है। तो चंद्रू कितना कमाता है?
तो चंद्रू कमाता है सी 18, इसमें रख देंगे 2000। चंद्रू कमाता है 36,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कहता क्या है? कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24,000 है। अगर ये वार्षिक मतलब 12 महीने में 24,000 रुपये कमाता है, कितना? 24,000 ही और ज़्यादा है? नहीं, ये है 24 लाख। ओके, गलत पढ़ा था। तो मैंने कहा 12 महीने में 24 लाख कमाता है, तो एक महीने में कितना कमाएगा? तो आपने कहा 12 से काट दिया 24, ये कमाता है 2 लाख रुपए। ठीक, फिर आगे वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपये की EMI का भुगतान करता है। ओके, तो ये 40,000 रुपये की EMI भरता है। ठीक है, भरता है, तो उसकी मासिक आय का ये कितना प्रतिशत है? तो उसकी मासिक आय तो 2 लाख है ना, 2 लाख का 40,000 कितना प्रतिशत है? तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे? अच्छे से देखिए, यहाँ देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसके देखिए 3 जीरो से इसके 3 जीरो खत्म। ओके, अब बता दीजिए आंसर क्या है? तो आपने मुझसे कहा 20%, आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कहता क्या है, देख लेते हैं। औसतन मीनू और औसतन, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, इतनी जल्दी किस बात की है? औसतन मीनू अपनी मासिक वेतन का 15% तो खरीदारी पर खर्च करती है। खरीदारी, सॉरी पूरा पढ़ना चाहिए, 15% खरीदारी, रेस्टोरेंट और मॉल में जाने पर उपयोग करती है। शेष 40%, शेष का नहीं बोला, शेष बोला है, ध्यान रखना। शेष का बोलता मतलब ये था कि 100% में से वह 15% घटाकर 85% का अगर बोलती, शेष मतलब शेष 40% घर के उपयोग में खर्च करती है और 45 उसकी बचत में खर्च होता है। टोटल कितना हो गया देखना, 15, 40, 45 हो गया ना 100%। ठीक है ना, तो हमसे बोला गया है यदि एक महीने में वह घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है, जबकि घर पर उसने 40% खर्च किया है तीसरी लाइन में, तो घर पर खर्च कितना है? 40%, जो कि किसके बराबर है? 40,000 के बराबर। ओके, हमसे कहा है वार्षिक आय क्या है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए एक महीने में वह 40,000 रुपये करती है, ये महीने का डाटा है, आपको वार्षिक निकालना है। तो मैं ये कह सकता हूँ 40%, 40 से 40 कट जाएगा, परसेंट के 2 जीरो और चिपका देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 1 लाख। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ एक का मान कितना आ गया? 1 लाख। तो यह एक महीने में कितना कमाती है? 1 लाख। तो 12 महीने में कितना कमाएगी? ठीक, क्योंकि 12 महीने ही वार्षिक बनता है, तो 12 महीने में ये कमाती है 12 लाख। तो जहाँ भी 12 लाख लिखा होगा वहाँ आप टिक टॉक कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 हमसे कहता है सीमा की वार्षिक आय, ये आप करना होमवर्क है आपका, क्योंकि इसमें भी EMI भरती है। सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 38। क्वेश्चन हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 हमसे कहने की कोशिश करता है, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है, ठीक है भाई, और अपनी वार्षिक आय 3 लाख है। उसकी वार्षिक कितनी आय है? 3 लाख। 3 लाख मतलब आपने ये 5 जीरो लगा दिए। 3 लाख उसकी वार्षिक आय है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर, यानी कि नई गाड़ी में तो वह रख रखाव पर 5% खर्च करती है, जबकि वह पुरानी पर नई वाली से 2% ज़्यादा खर्च करती है। तो नई वाली पर खर्च करती है 5% और पुरानी पर 5%, तो नई से कितने ज़्यादा? 2%। तो पुरानी पर खर्च करती है ये 7%।
दोनों पर खर्च करती है ये 12%, और 12% किसका? अपनी वार्षिक आय का। तो आप कह देंगे परसेंट से 2 जीरो काट देंगे, 12 3 36, यानी कि 36,000 रुपये गाड़ियों पर खर्च करती है। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहने की क्या कोशिश करता है, देख लेते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपसे कहने की कोशिश करता है कि प्रत्येक महीने कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर खर्च करती है, और शेष का, आ गया ना शेष का। अब सुनना, जैसे ही शेष लिखा रहता है ना, शेष का, तो आपको करना कैसे होता है कि पीछे का जो भी प्रतिशत होता है टोटल करके उसको 100 में से घटा देते हैं। तो मैंने कहा पहला शेष पकड़ा, 100 में से घटा दीजिए पीछे वाला, तो इसके पीछे का, शेष के पीछे का कितना परसेंट है? 30%, तो आ जाएगा 70%। तो इस शेष का आंसर आ चुका है, शेष का। आगे, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि प्रत्येक माह वह इतना बचाती है, बचाना भी शेष होता है, बचाना भी क्या होता है? शेष। तो दूसरा शेष के लिए आप 100% में फिर घटाएंगे, और कितना घटाएंगे? इसके पीछे का डाटा। तो इसके पीछे का डाटा कितना है? वह 6300 रुपये बचत करती है, ये भी अपने आप में शेष होता है। इससे पीछे का परसेंट क्या है? तो इससे पीछे का परसेंट 60% है, तो 60% घटा देंगे तो आ जाएगा 40%, और यही इसकी क्या है? बचत, जो कि किसके बराबर है? आपने मुझसे कहा 6300 के बराबर। क्या निकालना है? आप मुझसे कहना चाह रहे हैं कुल मासिक आय, मासिक आय 100%। कैलकुलेशन कर लेंगे, 70, ये कितना है? 70%, ये 40%। 70% होता है 7/10, 40% होता है 2/5, और ये हो जाएगा 6300 के बराबर। हमें तो 1 यूनिट का मान चाहिए, वही आपका टोटल होगा। तो मैंने कहा 7 से काट लेंगे, 7 नाम 63, 900 बार। इससे काट लेंगे 450 बार, 1 यूनिट बचेगा, और 450 में आप गुणा कर लेंगे 50 का। यहाँ आ जाएगा 5 पंजे 25 की 5 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है, और 2 जीरो चिपका देंगे। 22,500 रुपये वह अपनी कुल मासिक आय है उसकी। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 40 हमसे कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 हमसे कहता है मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का औसतन 10% खरीदारी और रेस्टोरेंट और मॉल पर खर्च करती है। शेष 80%, ये शेष का नहीं है, शेष है, शेष 80% घरेलू खर्चों पर व्यय करती है और 10% बचत करती है। हो गया ना 100%, ठीक है। यदि मासिक घरेलू व्यय कितना है? 48,000। घरेलू व्यय मतलब घरेलू खर्चा, और घरेलू खर्चा इसका 80% के बराबर है, जो कि लिखा हुआ है। देखिए, शेष 80%, जो 80% है उसका घरेलू खर्चा है, जो कि किसके बराबर है? 48,000 के बराबर। निकालना क्या है आपको? आपको मासिक आय निकालनी है। ओके, 100% यानी 1 का मान। तो मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, 8 से काट लें, 8 छिंग आप कहेंगे 48, ये आ जाएगा आपका 1% का मान। आपको 1 निकालना है, परसेंट का 2 जीरो चिपका देना, आंसर आ जाएगा 60,000, यानी कि मीनाक्षी 60,000 रुपये उसकी मासिक आय है। ठीक है, चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए और मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।